नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। और मैं हूं आपका दोस्त रविकांत चतुर्वेदी। आज का जो विषय है वो है भारत में ब्रिटिश राज की आर्थिक प्रभाव, यानी कि भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव क्या था। जैसे हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, शुरुआत में हम लोगों ने शुरुआत में देखा क्या 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्यों का उदय। उसके अंतर्गत हम लोगों ने तमाम राज्यों को देखा था कि मुगल सत्ता जब कमज़ोर हो गई तो कैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हो गया। जब हमने कहा था कि जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम टूटता है तो कई डिसेंट्रलाइज चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि जब केंद्रीकृत व्यवस्था का विनाश होता है तो कई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां भारत में देखने के लिए मिली। उस दौरान हम लोगों ने पाया कि बंगाल हो, अवध हो, रुहेल हो या बंगस पठान जिन्हें कहते हैं, या हैदराबाद हो या कर्नाटक हो या सिख हो या पंजाब की बात करें, साथ ही हम मराठों की बात करें, तो हमने लमसम पीछे कुछ प्रभावशाली जो टॉपिक थे उनको हम लोगों ने देखा था, जो आधुनिक भारतीय इतिहास के एक अलग अलग आयाम को प्रस्तुत करते हुए नजर आए। फिर हम लोगों ने बीच में रिवोल्ट भी उठा लिया था, 1857 के रिवोल्ट को भी देख लिया था। लेकिन रिवोल्ट से पहले का जो इतिहास है, यानी 1857 का विद्रोह तो चरम था, जिसमें हमने कहा था कि आर्थिक कारण भी होते हैं। लेकिन वो आर्थिक कारण भारत में क्या थे, भारत में किस तरीके की ब्रिटिश नीति आर्थिक चीज़ों को लेके चल रही थी, उसी पर हम इस लेसन में प्रकाश डालेंगे। साथ ही यहाँ यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है या रखा जाता है, चाहे वो पीटी का स्तर हो चाहे मेंस का स्तर हो, किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी भी बात करेंगे। देखिए, टॉपिक है भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। इसके अंतर्गत मित्रों लगभग हमें 6 मुख्य टॉपिक पे बात करना होगा। जो पहला जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण जानेंगे। पहले टॉपिक में कि उपनिवेशवाद के जो अलग अलग चरण हैं वो कौन कौन है, कितने चरणों में विभाजित किया जाता है। उसके पूर्व हमें यह भी समझना होगा कि उपनिवेशवाद होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का मूल उद्देश्य यहाँ के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करना था। और वो दोहन किसके लिए? वो दोहन ब्रिटेन के लिए। तो भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक दोहन और ब्रिटेन के लिए अधिकाधिक लाभप्रद बना देना, इस तरीके की नीति थी। तथा हम यह भी देखते हैं कि ब्रिटिश जो उपनिवेश के विभिन्न चरण हैं, उसके बाद जो दूसरा हमारा जो आता है वो है भू राजस्व व्यवस्था। इसी में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। जैसे इस्तामरारी, जैसे अस्थाई बंदोबस्त जिसे कहते हैं, महलवाड़ी कहते हैं, रैयतवाड़ी कहते हैं, तो उसके क्या मायने हैं, कितने प्रतिशत भारतीय क्षेत्रों पर इनका फैलाव था, कितने प्रतिशत भारतीय क्षेत्र जो थे वो इस्तामरारी के अंतर्गत हैं, कितने महलवाड़ी के अंतर्गत हैं, कितने अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत हैं। इस सारी चीज़ों को, महल शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको लाने वाले कौन है, तमाम तरीके के प्रश्न आप यहाँ से पाते होंगे। इसी से जुड़ा हुआ है सूर्यास्त नियम, सनसेट लॉ, उसको भी समझेंगे कि सूर्यास्त नियम क्या है। साथ ही भारतीय दस्तकारी का विनाश भी पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक नीति जो भारत में चल रही थी, उससे सबसे ज़्यादा जो विनाश हुआ या सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को घाटा हुआ, उसमें हम भारतीय दस्तकारी को रख सकते हैं। भारतीय दस्तकारी का पूरी तरीके से हम कहते हैं विनाश हो गया, यानी नेस्त नाबूद कर दिया उस पॉलिसीज ने, जो ब्रिटेन के हितों के लिए काम कर रही थी जो नीति। साथ ही इन सारी घटनाक्रम को समझने वाले भारतीय इतिहास में एक हैं, एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने सबसे पहले धन निकासी सिद्धांत को दिया था कि कैसे धन का निकास हो रहा है भारत से और भारत कैसे दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। तो उनकी जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी है या जो धन निकासी सिद्धांत है, वो सबसे पहले इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया उनके द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया गया था
और उसी में धन निकासी सिद्धांत को दिया गया है। बाद में उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं जिसमें धन निकासी सिद्धांत को बड़े ही लंबे चौड़े तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, और जो कि बिल्कुल सही था। तो धन के पलायन को समझेंगे, या धन का या संपत्ति का जो पलायन भारत में हुआ, किन किन चरणों में हुआ, कैसे कैसे किया गया, ये भी हमारे टॉपिक का एक हिस्सा होगा। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण। जब ब्रिटिश आधिपत्य भारत में नहीं था तो भारत में अधिकांश खाद्यान्न फसलें उगाई जाती थीं, और भारत में ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन जब का शासनाधिकार हुआ या जब ब्रिटेन ने अधिनायक अपना भारत को बना लिया या उस पर राज करने लगा तभी जाकर अकाल या महामारी जैसी चीजें आई। भारत में पहले भी आती थी, लेकिन भारत में लोग इतने हताहत नहीं होते थे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अन्नागार, भारत में अन्नागार की शुरुआत हम सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं। भारत में अन्नागार की बात सहगौरा और महास्थाना अभिलेखों में भी मिलता है जो अशोक के हैं। यानी कि भारतीय लोग अन्न को बहुत शुरुआत से ही स्टोर करते थे, लेकिन अकाल जब पड़ा तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, और कृषि का जब वाणिज्यीकरण किया गया तो अब भारतीय खेतों में ब्रिटेन के पसंद के अनुसार फसलें पैदा की जाने लगी, जिन्हें हम कैश क्रॉप भी कहते हैं, नगदी फसलें, जिसमें हम नील की बात करेंगे, कपास की बात करेंगे, सोरा की बात करेंगे, अफीम की बात करेंगे, कि कैसे उन्होंने अपने लाभ के लिए भारतीय भूमि का भी प्रयोग किया, और इससे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही भारत में अपने हितों को साधने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आधुनिक उद्योगों का विकास किया गया, आधुनिक उद्योगों का विकास तो किया गया, लेकिन वो भारतीय हितों के लिए नहीं था। उसका मूल उद्देश्य ब्रिटिश हितों को साधना था। तो हम इस चैप्टर में आधुनिक उद्योग की जो स्थापना हुई, जो कल कारखाने लगे, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले उन विभिन्न 6 चरणों को आपके सम्मुख में रखूंगा कि कौन कौन से हैं। तो पहला है उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। विभिन्न चरण, जब इसके अंतर्गत जाएंगे तो हम 3 चरण पाते हैं। कितने? 3 चरण, और वो भी अलग अलग तिथि में। हम यहाँ पे जब उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की बात करेंगे तो हमारी शुरुआत 1757 के बाद से होगा, यानी पलासी युद्ध के बाद। पलासी युद्ध वह युद्ध था जहाँ से बंगाल में अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हो गया, बहुत सारा अधिकार, यानी कि वहां पे सीधे एक लूट का जो माहौल शुरू हुआ उसकी बात। यानी पहला 1757 से लेके 1813 तक के काल की चर्चा करेंगे, जिसमें बताएंगे कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो है वो क्या है। ठीक इसी में 1813 से शुरू करेंगे और 1857 तक की यात्रा करेंगे और बताएंगे कि औद्योगिक पूंजीवाद का चरण क्या है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे और 1857 यानी 1858 से लेके 1947 तक का वित्तीय पूंजीवाद की बात करेंगे। ठीक, यानी कि इन चरणों में, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों में। दूसरा टॉपिक है हमारा भू राजस्व। फिर भू राजस्व में अस्थाई बंदोबस्त, इस्तामरारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इसकी बात कर लेंगे। कितना प्रतिशत भूभाग, किस में क्या प्रावधान, कौन व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में काम कर रही थी और किसके उत्प्रेरक कौन थे, इसकी बात कर लेंगे। ठीक है। फिर जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो होगा भारतीय दस्तकारी का विनाश। दस्तकारी का विनाश। ठीक, अब भारतीय दस्तकारी जो प्राचीन कुटीर उद्योग जो भारत के गांव-गांव में फैले हुए थे, कैसे अंग्रेजी जो उपनिवेशवादी जो उनका नियम था, जो अपने हितों को साधने का नियम था, कहते हैं ना अंग्रेज, हमारी
आर्थिक प्रणाली कुछ इस तरीके से काम करती है कि गंगा के महत्वपूर्ण चीजों को सोख लेती है, खींच लेती है और उसे टेम्स के किनारे ले जाकर निचोड़ देती है। जॉन सुलिवन कैसे, या हमारी प्रणाली एक स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के महत्वपूर्ण चीजों को खींच लेती है और टेम्स के किनारे ले जाकर निचोड़ देती है। ठीक, फिर चौथी बात में हम संपत्ति के पलायन की बात करेंगे। संपत्ति के पलायन की बात, इसी में हम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिए गए धन निकासी सिद्धांत को देखेंगे। हम इसी में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया को देखेंगे कि वो कैसा प्रपत्र है, जिसमें सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या जो भारत के एक उच्च मस्तिष्क के संचालक रहे हैं दादा भाई नौरोजी, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने, साथ ही रजनी पाम दत्ता ने, साथ ही बाद के अन्य जो इतिहासकार रहे हैं उनके विचार संपत्ति के पलायन के संदर्भ में क्या रहे हैं, सबकी एक एक बात करेंगे। ठीक है, फिर आरसी दत्त की भी बात कर लेंगे यहीं पे आगे। यानी कि जो हमारा 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वह होगा कृषि का वाणिज्यिकरण। क्या होगा? कृषि का वाणिज्यिकरण। ठीक, कैश क्रॉप में कैसे भारत की खाद्यान्न फसलों की जगह कैसे कपास, अफीम, सोरा, ठीक, इनका उत्पादन शुरू हुआ, नील का उत्पादन शुरू हुआ, जो कि ब्रिटिश हितों को अधिक से अधिक लाभ दे पाए, वही फसल भारतीय खेतों में उगाई जाएंगी। ठीक है, अगला आधुनिक उद्योगों का विकास, ये 6वां नंबर है। इसी के अंतर्गत आधुनिक उद्योगों का विकास। ठीक मित्रों, इतना तो हम समझ रहे होंगे कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का मूल उद्देश्य यहां के संसाधनों का अधिकाधिक क्या करना है, अधिकाधिक दोहन करना है। साथ ही हम यह भी कह चुके हैं कि ब्रिटेन के लिए भारतीय बाजार को अधिक लाभप्रद बनाना है। ठीक, तथा भारत के ऊपर ब्रिटिश दबदबा को क्या करना, मजबूत करना। कहते हैं जहां का अर्थ किसी के हाथ में आ जाए तो क्या होगा, अर्थ वह अधूरी है जिस पे अर्थव्यवस्था क्या होती है, रन होती है, नाचती है। उन्होंने पहली बार अपने पॉलिसीज से ब्रिटेन को अधिक लाभप्रद बनाया और भारत को दिनों दिन अपनी नीतियों से वो क्या करते गए, खोखला करते गए। ठीक, भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभावों को जिन शीर्षकों के अंतर्गत हमें समझना है, हमने उसकी चर्चा यहां पे कर दी है। अब आते हैं, इसके आगे चलते हैं कि कौन सा है, क्या है। देखिए, एक एक की चर्चा यहां हम करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। ठीक है, देखिए, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण यहां पे पहला टॉपिक दिया गया है। कई हमारे मित्र हैं, बच्चे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि मूल रूप से उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, देखिए, भारतीय इतिहास में साम्राज्यवाद से पहले की अवस्था को ही विद्वानों ने उपनिवेशवाद की संज्ञा दी है। तो पहला चीज लिखिएगा कि विद्वानों ने साम्राज्यवाद के पहले की अवस्था को उपनिवेशवाद की संज्ञा दी है। दी है। ठीक है, ये एक सामान्य बात लिखी गई है। ठीक, दूसरी चीज, अब विद्वानों ने साम्राज्यवाद के पहले
की अवस्था को उपनिवेशवाद की उपमा दी। लेकिन यहाँ यह समझना होगा, जिसका अभिप्राय ये होता है कि एक विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन द्वारा हर प्रकार के लाभ कमाना। क्या करना? एक विदेशी क्षेत्र पर आधिपत्य करना और हर प्रकार के लाभ को प्रदान खींचना। यानी कि एक विदेशी क्षेत्र है, जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया? भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया, और न केवल अधिकार किया बल्कि प्रत्यक्ष शासन किया और हर प्रकार के लाभ को कमाया। तो कहेंगे कि एक विदेशी क्षेत्र द्वारा एक क्षेत्र पर आधिपत्य करना और वहां से हर प्रकार के लाभ को प्राप्त करना। ठीक, तो अगली लाइन लिखेंगे, हर प्रकार के लाभ को कमाना। ठीक है, यानी कि एक विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन द्वारा, ठीक है, या एक विदेशी क्षेत्र पर अधिकार करके, और यहां यह भी लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष शासन द्वारा भी। ये दोनों ही बातें, अधिकार करना या प्रत्यक्ष शासन के द्वारा हर प्रकार के लाभ को अर्जित करना ही क्या है? उपनिवेशवाद है। पहली चीज, साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा अपने हितों में चलाए गए कार्यक्रम और नीतियां ही उपनिवेशवाद के शोषण का कारण बनती हैं। ठीक, अब हम सीधा वाणिज्यिक पूंजीवाद पे चलते हैं कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो पहला चरण था वो कैसे था। देखिए, अंग्रेजों ने भी अपनी पॉलिसीज को अचानक से लागू नहीं किया है, उसे एक चरण नुमा तरीकों में उन्होंने वितरित किया। जो 1757 से 1813 तक का उनका जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है वो किस तरीके का है, इसको समझना सबसे पहला जरूरी है। हम जानते ही हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 यानी कि पलासी की लड़ाई से शुरू हो गया, जहां पे हम पाते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व बंगाल पर स्थापित किया। इस अवस्था में कौन से प्रमुख आर्थिक बदलाव आए या कौन कौन से बदलावों को महसूस किया गया, इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो चरण है 1757 से 1813, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल पे प्रभुत्व स्थापित किया तो उसका मूल दो उद्देश्य क्या था, या मूल उद्देश्य उसके कौन कौन से थे। ठीक, इसको समझना होगा। भाई, कहते हैं कि उसका पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। क्या करना? भारत पर या भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कायम करना, मोनोपोली की बात। अब मोनोपोली की जब बात होती है, एकाधिकार की बात होती है, तो हम जानते हैं कि बाजार में सिर्फ अकेला एक विक्रेता होता है। ठीक, जो संपूर्ण बाजार को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और ऐसा अगर हम समझें कि भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना ऐसा हुआ क्यों, तो हम जानते हैं क्योंकि ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनाने पर ही कंपनी भारत से न्यूनतम मूल्य पर क्या कर सकती है? सामान खरीद सकती है। अगर एकाधिकार नहीं रहेगा तो उसे न्यूनतम मूल्य पे भारतीय सामान नहीं मिलेगा। तो इसमें पहले चरण में जो चीज आएगी या पहली लाइन जो आएगी वो यह आएगी, या इस तरह से किया जाएगा कि पहले चरण में उसका क्या उद्देश्य है, तो भारतीय बाजार पर एकाधिकार कायम करना। ठीक है, भारतीय बाजार पर एकाधिकार कायम करना और ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनाना
ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनाना कि भारतीय सामानों को कम मूल्य पे खरीदा जा सके, ठीक, कोई प्रतिद्वंदी ही ना हो, यानी कि न्यूनतम मूल्य पर भारतीय सामान को इस काल में खरीदने का प्रयास किया गया, ठीक। और उससे जो कम मूल्य पे लिया गया उसे अधिक से अधिक दामों पर दूसरी जगह क्या किया जाता था, बेचा जाता था। किसके द्वारा? EIC के द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर अब ये तो पहला उद्देश्य था कंपनी का। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं भारत की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, ठीक। और भारत की सत्ता पर अपना नियंत्रण यह क्यों स्थापित करना चाहता है? ताकि राजस्व पर एकाधिकार हो सके। देखिए, दो तरीके से यहां पर ब्रिटिश कंपनी या EIC काम कर रही थी, ठीक। अब पहला चरण हमने कहा कि भारतीय बाजार पर एकाधिकार कायम करना और ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनाना ताकि भारतीय वस्तुओं को कम से कम दामों पर खरीदकर उसे कंपनी दूसरी जगह अधिक से अधिक दामों पर बेच सके, ठीक। दूसरा मैंने कहा कि कंपनी का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना ताकि भू राजस्व पे उसका क्या हो सके, अधिकार कायम हो सके, ठीक। यानी कि हम पा रहे हैं कि कंपनी ने राजस्व और बाजार दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रयास किया। यानी कि जो पहला चरण है उसमें दो प्रमुख बातें इस प्रकार से आ रही हैं। पलासी और बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का हम मानते हैं कि बंगाल पे अधिकार हो गया, और बंगाल ही नहीं वरन भारत का, उत्तर भारत का लगभग जो बड़ा एरिया था वो कहीं ना कहीं इनके नियंत्रण में आ गया था या आ चुका था। फिर इसी समय हम कुछ एक बदलाव और देखते हैं, ठीक। इस प्रकार विजित क्षेत्रों पर हम पा रहे हैं कि सरकारी आय पर भी उसका अधिकार हो गया। जितने विजित क्षेत्र थे उनके जो सरकारी क्षेत्र थे उन पर भी कंपनी का ही अधिकार था, क्योंकि नवाबों को क्या करने लगी, वो अधिग्रहित करने लगी। अब चाहे वो मुगल बादशाह हो, चाहे अवध का नवाब हो, चाहे बंगाल का नवाब हो, अब क्या था, वो क्या हो चुके थे, गौड़ हो चुके थे, और EIC या कंपनी प्रमुख हो चुकी थी इस काल में। 18वीं सदी के दौरान जो धन भारत से इंग्लैंड भेजा गया वह व्यापार वाणिज्य के जरिए नहीं अपितु भारत में शोषण के जरिए इंग्लैंड भेजा गया। व्यापार वाणिज्य नहीं हो रहा था, यानी कि इस चरण में शोषण की जो प्रवृत्ति थी वो ज्यादा बढ़ गई है। किसमें? वाणिज्यिक या पूंजीवादी चरण में। वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो चरण है इसमें हम पाते हैं कि जो भी धन भारत से इंग्लैंड भेजा गया वह व्यापार वाणिज्य के जरिए नहीं था, वह भारत के शोषण के जरिए भेजा गया धन था, ठीक। व्यापार अब भारत से लूटी गई संपत्ति को भेजने का एक मुखौटा था। इस प्रकार कंपनी के दोनों ही लक्ष्य बड़ी आसानी से इस काल में क्या हुए, पूरे हुए, ठीक। फिर हम पाते हैं, यानी कि प्रथम अवस्था जिसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं, इसमें कुछ एक बदलाव हम लोगों ने और देखा कि कंपनी का लक्ष्य जब बाजार ले लिया, भू राजस्व ले लिया, तो अगला लक्ष्य कंपनी का भारतीय हस्तशिल्प उद्योग हो गया। क्या हो गया? भारतीय हस्तशिल्प उद्योग हो गया, जिस पर एकाधिकार या नियंत्रण के लिए शक्ति का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि उसने बाजार ले लिया, उसने भू राजस्व ले लिया और उसने हस्तशिल्प को भी ले लिया, ठीक। यानी कि अगर देखें बाजार, भू राजस्व और तीसरा हस्तशिल्प, इन तीनों को ही क्या किया, कंपनी ने अपने कार्यों से प्रभावित किया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग कंपनी का जो अगला लक्ष्य था, इस पर भी उसने एक अधिकार नियंत्रित करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया, और कंपनी के एजेंटों के अत्याचारों से हम पाते हैं कि जो देसी बुनकर हैं बाजार मूल्य पर या बाजार मूल्य से कम दाम पर ही क्या करते हैं,
कपड़ा तैयार करने को विवश हुए, ठीक, जिससे उनका अधिकाधिक क्या कह सकते हैं, उनका अधिकाधिक शोषण होता हुआ प्रतीत होता है। और भारत से माल खरीदने के लिए कंपनी ने इंग्लैंड से इस काल में मुद्रा भी मंगवाना बंद कर दिया। अब जब बंगाल पे अधिनायक तत्व कंपनी को प्राप्त हो गया तो उसने क्या किया, बंगाल से ही धन उगाही शुरू की और बंगाल का पैसा ही भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लगाया जाने लगा। यानी इवन यहाँ तक भी हम जानते हैं कि जो विजित क्षेत्र थे वो भी भारतीय संसाधनों पे ही जो EIC थी उसने करना शुरू किया। यानी कि हर एक तरीके से भारतीयों का शोषण इस काल में दिखाई पड़ता है, ठीक। फिर दूसरी चीज इस काल में हम और भी देखेंगे, जैसे क्लाइव ने लगान वसूली का अधिकार वार्षिक नीलामी में जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले लोग थे उनको देना शुरू कर दिया, जिससे किसानों का भी शोषण क्या हो गया, इस काल में बढ़ गया। यानी कि क्लाइव की नीति से, यानी सबसे जो ऊंची बोली लगाएगा उसी को लगान दिया जाएगा। इस कारण भी हम पाते हैं क्या कि किसानों पर दोहरी मार पड़ी, ठीक है, किसानों का शोषण बढ़ गया। कर्नवालिस की जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था प्रचलित लगान व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन का ही संकेत थी। इसका एक उपनिवेशवादी उद्देश्य था और उसका जो उपनिवेशवादी उद्देश्य था वह यह था कि भू राजस्व की एक निश्चित राशि का निर्धारण करना, ठीक है। इस प्रकार उपनिवेशवाद का अगर हम प्रथम चरण का कुल समीक्षा करें तो हमें पता लगता है कि कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहां के धन को लूटना था। क्या था कंपनी का उद्देश्य? कंपनी का उद्देश्य किसी तरीके से यहां के धन को लूटना। ठीक, वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में कंपनी का उद्देश्य किसी तरीके से भारतीय धन को या यहां के धन को लूटना था। एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम है पर्सिवल स्पीयर। क्या नाम था? पर्सिवल स्पीयर। उन्होंने एक सर्टेन काल को, जैसे 1765 से 72 तक का काल, यानी अगर हम ऐसे लें कि 1765 से 1772, तो 1765 से 1772 का काल है, इस काल में पर्सिवल स्पीयर ने कहा कि जो यह काल था यह कैसा काल था। उन्होंने कहा बंगाल में खुला और बेशर्मी की लूट थी। क्या थी? खुली बेशर्मी की लूट, खुली बेशर्मी की लूट। ठीक, इसी काल को 1765 से 72 के काल को खुली बेशर्मी की लूट कहा। साथ ही एक अन्य भारतीय इतिहासकार हैं जिनका नाम है KM पन्नीकर। उन्होंने 1765 से 72 तक के काल को उन्होंने अपने तरीके से परिभाषित किया और कहा कि 1765 से 72 का काल जो था वो डाकू राज्य था, डाकू राज्य था। ठीक है, क्या था? KM पन्नीकर के अनुसार। यहां लिख लेते हैं पन्नीकर। ये भी किसको कह रहे हैं? 1765 से 72 तक के काल को, इसी काल को KM पन्नीकर क्या कह रहे हैं? डाकू राज्य, डाकू राज्य था। ठीक, अब पहले चरण की चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक, उसमें और क्या क्या बदलाव हैं इनको हम लोगों ने चर्चा कर लिया। जैसे हम लोगों ने कंपनी का दो उद्देश्य निर्धारित किया। पहले उद्देश्य में मैंने बताया
कि भारतीय बाजार पर एकाधिकार, फिर दूसरे उद्देश्य में बताया कि भू राजस्व पर एकाधिकार, फिर हमने बात की कंपनी के अन्य आयामों की। तो हमने कहा कि उनका उद्देश्य जो तीसरा था जिसमें उन्होंने प्रहार किया वो कुटीर उद्योगों की जो भारत में स्थापना थी उनका विनाश कर दिया। यानी कि कुटीर उद्योग उनके अगले, या हस्तशिल्प उद्योग जिनको कहते हैं, हस्तशिल्प उद्योग क्या थे उनके अगले लक्ष्य हुए। और वहाँ पर भी वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, कंपनी के एजेंटों के अत्याचारों का इतना वो हो गया प्रभाव कि देसी बुनकर उनसे बहुत परेशान हो गए। लास्ट में कुछ लोगों ने तो अपने हाथ तक कटवा दिए ताकि कंपनी का कार्य क्या हो, न करना पड़े। इस तरीके की भी वृत्ति देखने को मिलती है। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में हमने पाया कि तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं, बाजार, भू राजस्व, हस्तशिल्प, इन पे एकाधिकार कर लेना। साथ ही कुछ विद्वान जैसे पर्सिवल स्पीयर या के.एम. पन्नीकर जैसे विद्वान 1765 से 72 तक का काल, यानी कि यह काल हम पाएंगे कि इसी के चरण के अंतर्गत है। 65 से 72 यानी कि 65 यानी 64 के बाद, यानी बक्सर युद्ध के बाद एकदम पूरी तरीके से खुली बेशर्मी की लूट पर्सिवल स्पीयर के द्वारा जो कहा गया एकदम सत्य है। साथ ही के.एम. पन्नीकर के द्वारा जो डाकू राज्य की उपमा दी जाती है वो भी शब्द अभी कम है। ठीक है, यानी कि अंग्रेज पॉलिसी कुछ इस तरीके की रही कि भारतीय बाजार का अधिकाधिक शोषण किया जाए, और इसमें जॉन सुलिवन का दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरीके से सत्य साबित होता है कि हमारी नीति एक स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के किनारे से महत्वपूर्ण चीज़ों को खींच लेती है और टेम्स के किनारे ले जाकर क्या करती है, उसे निचोड़ देती है या निचोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा चरण शुरू होता है। यानी अब हम बात दूसरे चरण की करेंगे कि दूसरे चरण में क्या बदलाव किया गया या दूसरा चरण किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं दूसरे चरण में। चलिए, जो दूसरा चरण है यह चरण है औद्योगिक पूंजीवाद का। किसका? औद्योगिक पूंजीवाद का, जो आपके सम्मुख ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक, इसमें 1813 से 57 तक के काल को निर्धारित किया गया है। ठीक, यानी कि भारत के साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में 1813 का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष के या इस वर्ष से भारत के व्यापार पर से कंपनी का एकाधिकार क्या होता है? समाप्त होता है। यानी कि 1813 का वर्ष भारतीय बाजार से, लेकिन सोचने वाली चीज है कि 1813 में हमने लिखा कि वर्ष महत्वपूर्ण क्योंकि कंपनी का एकाधिकार समाप्त भारतीय बाजार से। तो भारतीय बाजार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, तो इससे हम कह रहे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। क्यों? क्योंकि जो कंपनी को एकाधिकार ब्रिटेन से मिला हुआ था कि भारत में व्यापार करने का तुम्हारा मोनोपोली रहेगा, वो हट गया वहां से। अब ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारत में रुचि ले सकती थी, पहली चीज। यानी कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ और यहीं से औद्योगिक पूंजीवाद का जो चरण था या औद्योगिक पूंजीवाद के द्वारा भारत के शोषण का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। ठीक, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750-60 के दशक में हुई, ये तो जानते हैं। अब इंग्लैंड में काफी जो पूंजी थी वो औद्योगिक क्रांति के कारण जमा हो चुकी थी, इस चीज को भी जानते हैं। अब इंग्लैंड में जब काफी पूंजी जमा हो चुकी थी, जिससे आविष्कारों का एक बड़े पैमाने पर प्रयोग क्या हुआ? संभव हुआ, क्योंकि किसी भी चीज के आविष्कार के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक, तो बड़ी पूंजी जमा होने से हम पा रहे हैं कि आविष्कारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग संभव हो सका। जब भारत की लूट से इंग्लैंड में
औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब उसके बाद कई समस्याएं क्या हैं, खड़ी होती हुई नजर आती है इसी काल में। यानी कि इसी काल में हम पाएंगे कि जब भारत की लूट से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब उसके बाद कई समस्याएं उठ खड़ी हुई। यह वह काल था, इनमें से एक समस्या थी जो प्रमुख समस्या के रूप में जानी जाती है। वो कौन सी थी? कारखानों में बने ढेरों माल के लिए बाजार खोलने की सबसे बड़ी समस्या। कारखाने तो बने, उनसे तैयार माल खूब आए, लेकिन तैयार माल के खपत के लिए बाजार चाहिए होता है। उस बाजार की खोज, यानी कि 1813 से 1857 के चरण में कंपनी ने अपने औद्योगिक क्रांति जो कि ब्रिटेन में हुई 1750-60 के दशक में, वहाँ से एक बड़ी पूंजी जो भारत से लूटी गई थी वो ब्रिटेन में जब जमा हुई तो उस पूंजी ने वहाँ आविष्कारों को जन्म देना शुरू कर दिया। जब आविष्कारों को जन्म देता है तो क्या होता है? हम पाते हैं कि बड़ी मात्रा में माल तैयार किए गए, लेकिन बड़ी मात्रा में जो माल तैयार किए गए उस माल को खपाने के लिए बाजार चाहिए होता है। पूंजी पैदा करना बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी उद्योग खड़ा करना बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन उस उद्योग से जो चीज आप निकाल रहे हैं उसके लिए अंततोगत्वा एक बाजार चाहिए होता है, उसके उपभोक्ता चाहिए होते हैं। तो बाजार और उपभोक्ता की समस्या इस काल में एक बड़ी समस्या थी। ठीक, सस्ती लागत पर उत्पन्न यहां के कपड़ों को भारतीय बाजारों में अब क्या किया गया? बिखेर दिया गया। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई इसमें हम पाते हैं कि मशीनों का आविष्कार और मशीनों के आविष्कार से क्या हुआ? जो काम एक व्यक्ति अपने हाथ से कर रहा था उसे करने में, एक वस्तु को बनाने में 5 दिन लगता था, मशीनें ऐसी थीं जिनका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ औद्योगिक क्रांति के दौरान, वो 20 आदमी के बराबर अकेले काम कर रही थी, 50 आदमी के बराबर अकेले काम कर रही थी। तो इन मशीनों का आविष्कार से जो माल की संरचना थी उसके तैयार होने में की जो प्रवृत्ति है वो तेज हो गई। इससे माल क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि मशीनों के आविष्कार से एक बड़ा बदलाव ये आया कि जो तैयार माल वर्षों लग जाता था करने में, उसे कुछ दिनों में तैयार किया जाने लगा और उन माल को खपत के लिए बाजार चाहिए होता है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने, कि उस बाजार का भी विकल्प भारत के लिए चुना या भारत को चुना। वहां के ब्रिटेन के तैयार माल जो कि मशीनें से तैयार थे, कम लागत में मशीनें क्या करती थी? वस्त्र को तैयार करती थी, इसलिए उनका मूल्य भी कम होता था और उनको भारतीय बाजारों में बिखेरना शुरू कर दिया गया। जो यहाँ के माल थे, जो यहाँ बन रहे थे, जो हस्तशिल्प या दस्तकारी से जो तैयार किए जाते थे वो हैंडमेड थे और वो उनकी तुलना में अधिक मूल्य के होते थे। तो जब बाजार में दोनों वस्तु आ गई, एक वस्तु सस्ती है, एक वस्तु महंगी है, तो वहां भी ब्रिटेन की वस्तुओं ने भारतीय वस्तुओं को मात देना शुरू कर दिया। वहां भी हम पाते हैं, एक कहते हैं ना, लोअर प्राइस टू हाई डिमांड, हाई प्राइस टू लो डिमांड। एक मार्शल का नियम है, मांग का नियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि लो प्राइस टू हाई डिमांड, हाई प्राइस टू लो डिमांड। लेकिन यह मांग का नियम बाजार के संदर्भ में है। यहाँ पे तो बाजार पे ही एक तरीके से मोनोपोली स्थापित करने का प्रयास किया गया कि अपनी वस्तुओं का दाम कम कर दिया गया भारतीय वस्तुओं की तुलना में, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-20 गुना कम। तो सोचिए, कोई भी उपभोक्ता क्या करेगा? जो वस्तु कम मूल्य की हो उसकी तरफ आकर्षित होगा। जब उपभोक्ता यहां पे आकर्षित होगा तो क्या होगा? भारतीय माल उससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो यह वह चरण है 1813 से 57 का कि हमने जाना
कि यहाँ पर सस्ती लागत पर उत्पन्न यहाँ के कपड़ों को भारतीय बाजारों में बिखेर दिया गया और ये कपड़े मिल क्या होते थे, तैयार किए जाते थे। ये बड़ी बड़ी मशीनों से क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। इसलिए हाथ के बने भारतीय कपड़े से सस्ते थे। और हम जानते हैं परिणामतः क्या होता है कि अंग्रेज कपड़ों की प्रतियोगिता में भारतीय कपड़े ठहर नहीं पाए और उन्हें अपने ही बाजार से पलायित होना पड़ा, हटना पड़ा। ठीक इस तरीके से भारतीय जो दस्तकार थे या हस्तशिल्प उद्योग में कार्य करने वाले मजदूर या मालिक जो थे, उनका मनोबल क्या हुआ, डाउन हुआ। और हम पाते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपने उद्योग धंधों को भी बंद कर दिया। उपनिवेशवाद की इस अवस्था का लक्ष्य भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करने की थी, जिससे इसका आसानी से क्या किया जा सके, शोषण किया जा सके। ये वो चरण है 1813 से 57 का। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि इसे एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका अदा करनी थी जो ब्रिटेन के लिए, किसके लिए, ब्रिटेन के लिए या ब्रिटेन को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल उपलब्ध कराता रहे। ठीक, कच्चा माल भारत से उठेगा और कहां जाएगा, ब्रिटेन, और वहां से तैयार माल होकर पुनः कहां आएगा, भारत में, और उसे पुनः भारतीय बाजारों में क्या किया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा। इस तरीके की बात यहां पर दिखाई पड़ती है। ठीक, साथ ही भारत को औद्योगिक पूंजी के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय शिल्पों को या स्थानीय जो शिल्प उद्योगों को क्या किया गया, नष्ट कर एक कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तित करना अंग्रेजों का एक निश्चित अंग बन गया। ठीक है, या निश्चित अंग बनाना ही उद्देश्य था। आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए इस काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए। ठीक, यहां हम पाएंगे कि अस्थाई बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बनाए जाने के पीछे का भी एक उद्देश्य था। यह 1813 से 57 के काल में ही किया गया, यानी इसी चरण की यह एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में हम पाते हैं कि ब्रिटिश नौकरशाही ने खाद्यान्नों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों की जो पैदावार थी उनको शुरू करा दिया। यानी कि जहां पहले चावल, गेहूं, धान इनकी उपज होती थी, उसकी जगह पे हम पाते हैं कि उन्होंने अफीम, सोरा, नील इनकी खेती पर ज्यादा बल दिया और वाणिज्यिक फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम पाते हैं कि बड़े किसानों को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। अब इसके परिणाम स्वरूप जब खाद्यान्न फसलों का जगह वाणिज्यिक फसलों ने ले लिया तो हम पाएंगे कि बाजार में जो खाद्यान्न फसल थे उनकी मात्रा क्या हुई, कम हो गई। इसलिए खाद्यान्न फसलों के मूल्य में वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी कि अनाज की कमी ने खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि कर दिया वाणिज्यिक फसलों के आने से। क्योंकि जो बड़े क्षेत्र में जहां पहले खाद्यान्न फसलें थीं उनको हटाकर अब बड़े जो जमींदार किसान थे जिनको प्रोत्साहित किया था अंग्रेजों ने कि आप खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को पैदा कीजिए, उस भूमि पर क्या होने लगा, वाणिज्यिक फसल होने लगी। अतः खाद्यान्न फसलें क्या हो गई, सिमट कर रह गई। इसलिए खाद्यान्नों का दाम बाजार में क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, उपनिवेशवाद की इस अवस्था में हम पाएंगे कि भारत में तैयार माल के निर्यात के स्थान पर भारत से कच्चा माल के लिए
निर्यात में तेजी आई। दूसरी ओर इंग्लैंड में सूती कपड़ों के आयात में क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक, ये वही चरण है। ठीक, अब यहां यह समझे जाने की आवश्यकता है कि भारत से कच्चे माल के निर्यात तथा ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित जो माल के आयात और इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन संसाधनों के विकास की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से सर्वाधिक क्रांतिकारी कार्य जो भारत में इस काल में किया गया वह था रेलवे का विकास। क्या था? रेलवे का विकास। आप ये सोचते होंगे कि अंग्रेजों ने रेलवे हमें धरोहर के रूप में दी है, तो यह एक मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत में रेलवे का डेवलपमेंट किया, और इससे अच्छी चीज आपको नहीं मिलेगी कि मैंने कहा कि भारत से कच्चे माल के निर्यात, यानी कि भारत से कच्चा माल क्या करना है, निर्यात करना है, और ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित जो पक्का माल था उसका आयात और इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश के कोने कोने की बाजारों में अपनी पहुंच को बना देना। यानी कि रेलवे को ऐसे बिछाना कि बंदरगाह से लेकर बाजार तक रेलवे एक दूसरे को जोड़ते हुए आए। यानी कि बंदरगाह पे माल उतरा और वहां से रेलवे में स्टोर किया गया, और वहां से रेलवे ने भारत के विभिन्न बाजारों में उस माल को फैला दिया। इस हेतु इसी काल में हम पाते हैं कि रेलवे का डेवलपमेंट किया गया, रेलवे का विकास। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं वो तो लिखना ही है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको भी आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि ढेर सारी चीजें इसके अंतर्गत मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम पहुंचते हैं वित्तीय पूंजीवाद पर। जरा समझने का प्रयास करते हैं कि वित्तीय पूंजीवाद क्या है। देखिए, वित्तीय पूंजीवाद का जो चरण था यह 1858 से 1947, जब तक कि भारत आजाद नहीं हो गया तब तक, यानी 58 से 57 में क्रांति हुआ, विद्रोह, और उसके बाद 58 में एक नया शासन अधिनियम पारित किया गया था। ध्यान होगा आप लोगों को कि मैंने बताया था कि EIC की सत्ता भारत से समाप्त कर दी गई। यानी कि एक कंपनी जो थी ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, और वो जो निर्णय ले रही थी, अब यह सीधा ब्रिटिश संसद को अधिकार प्राप्त हो गया कि वो भारत के लिए वो निर्णय लेना शुरू करती है। जो ये वित्तीय पूंजीवाद का जो चरण है, ये ब्रिटिश जो संसद थी जिसने भारत में वायसराय नामक एक पद गठित किया, और उसके बाद की जो चरण, जो वित्तीय पूंजीवाद की जो व्यवस्थाएं भारत में कायम की गई, उनकी स्टोरी को थोड़ा बयां करती हुई दिखाई पड़ेगी। चलिए जरा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वित्तीय पूंजीवाद का चरण क्या है। तो देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और औपनिवेशिक बाजारों के शोषण के फलस्वरूप हम पा रहे हैं कि ब्रिटेन में एक विशाल पूंजी क्या होती है, जमा हो जाती है। उद्योगपतियों की बढ़ती हुई संपत्ति से मजदूर वर्ग, ठीक, चूंकि ब्रिटेन की समस्या अलग है, वहां पे उद्योग की बढ़ती हुई संपत्ति से मजदूर वर्ग को संगठित होने की प्रेरणा मिल गई। यह वह चरण था जहां पे मजदूर पहली बार संगठित होता हुआ दिखाई पड़ेगा या उसको प्रेरणा मिलती है। दूसरी ओर हम पाएंगे कि बढ़ती हुई मजदूरी की शक्ति से पूंजीपतियों की या पूंजीपतियों का आशंकित होना एक स्वाभाविक सी घटना है। हम सामान्यतः देखेंगे कि एक तरफ देख रहे हैं कि मजदूर वर्ग संगठित हो रहा है, दूसरी ओर पूंजीपतियों की या
पूंजीपतियों को इस बात की चिंता है कि मजदूरों की शक्ति में अगर अधिक वृद्धि हो गई तो उसका प्रभाव हमारे उद्योग धंधों पर भी पड़ सकता है। ठीक है, यूरोपीय पूंजीपतियों में यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति उनके सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ा सकती है। यानी यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरी ओर बढ़ती हुई मजदूरी की शक्ति से पूंजीपतियों को आशंकित होना, मैंने कहा कि एक स्वाभाविक बात है। फिर मैंने कहा कि यूरोपीय पूंजीपतियों में यह धारणा दृढ़ हो गई कि मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति उनके सौदेबाजी की क्षमता को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, और इसका प्रभाव उनके मुनाफे पर क्या होगा, पड़ेगा। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का अर्थ था कि मजदूरों की, किसकी, मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति उनकी सौदेबाजी की क्षमता को मैंने कहा कि बढ़ा सकती है, लेकिन मजदूरों की सौदेबाजी में औद्योगिकरण का अर्थ था कि मजदूरों की सौदेबाजी में क्या होना, वृद्धि हो जाना। इस बात को तो समझ ही रहे होंगे कि मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति उनके सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ा सकती है। फिर मैंने कहा और इसका प्रभाव उनके मुनाफे पर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। चूंकि यह समय था मार्क्स का, यह समय था एंजल्स का। इस समय में मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर एक पुस्तक की रचना की थी जिसे कहते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक, यहां लिख लीजिएगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, हमने कहा कि वह समय था जब मार्क्स और एंजल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, और पूंजी को भारत में निवेश करना ब्रिटेन के लिए ज़्यादा उचित था, क्योंकि ब्रिटेन में हर एक मजदूर इस चीज़ से अवगत था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। हम जानते हैं कि एंजल्स एक उद्योगपति है, मार्क्स का मित्र है, यानी कि एक पूंजीपति एंजल्स और मार्क्स एक सामान्य मार्क्सवादी विचारधारा जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, यहां पे मजदूरों के प्रति चेतना आनी शुरू हो गई थी यूरोप में। इसलिए ब्रिटेन को यह लगा कि जो वो अपनी संपत्ति, ठीक है, जो पूंजी वो भारत में निवेश करके अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। ठीक, यानी कि अपनी पूंजी को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो हम यहां पर 1858 से 47 के बीच वित्तीय पूंजीवाद के चरण में उसको देखेंगे। ठीक है, सरकार अपनी व्यापारिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलवे का विकास आवश्यक मानती थी। भारत के विशाल बाजारों पर कब्जा करने के लिए भी भारत में ही उद्योगों की स्थापना के महत्व से जो उद्योगपति थे वो क्या थे, परिचित थे। सस्ते, क्योंकि अब भारत में यहां क्या है सबसे ज्यादा, सस्ता श्रम। तो सस्ते श्रम की उपलब्धता ने ही भारत में वित्तीय पूंजी के प्रवेश मार्ग को क्या किया, और अधिक सरल बना दिया, क्योंकि भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध था। भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ब्रिटेन ने पूंजी निवेश का साधन सार्वजनिक ऋण को बना दिया कि पूंजी निवेश कहां होगी, सार्वजनिक ऋण देकर हो जाएगी। ठीक है, 1857 ईस्वी में कंपनी ने 7 करोड़ रुपए
पाउंड का ऋण छोड़ा। कब? 1857 में 7 करोड़ पाउंड का ऋण छोड़ा। ठीक। दूसरी चीज, 1939 तक यह राशि जो थी 7 करोड़ से बढ़कर 1939 तक यह राशि 88 करोड़ पाउंड हो गई। ठीक है, 57 में 7 करोड़ थी और 1939 तक आते आते ये टोटल जो ऋण की राशि थी वो कितनी हो गई? 88 करोड़ पाउंड कर दी गई। यानी 88 करोड़ से भी ज्यादा है। कहीं कहीं आपको यह वृत्तांत मिलेगा 88 करोड़ 42 लाख पाउंड। ठीक, लेकिन सामान्य हमने लिया 88 करोड़। ठीक, मतलब सोचिए कि 57 से 39 तक आते आते कितने गुने की वृद्धि हो गई। फिर इस पर ब्याज अलग है, लाभांश अलग है, और ब्याज और लाभांश किसको देना था? भारत को देना था। यानी कि इस पर ब्याज और लाभांश किसको देना पड़ता? भारत को देना पड़ता था। रेल निर्माण के क्षेत्र में नियोजित पूंजी और वित्त पद्धति की विशेषताओं को दर्शाती है, जिसे हम गारंटी प्रणाली कहते हैं। किसमें? गारंटी प्रणाली। और कभी भी पूछता है आपसे कि गारंटी प्रणाली क्या है, तो विनियोजित जो पूंजी है या वित्त की जो विशेषताओं को दर्शाता है। यानी कि रेल के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? रेल के क्षेत्र में विनियोजित पूंजी, वित्त की पद्धति की विशेषताएं, यही गारंटी प्रणाली को प्रदर्शित करती हैं। ध्यान रखिएगा इसको। गारंटी प्रणाली क्या है? तो गारंटी प्रणाली भी यहीं से गारंटी पद्धति चलती है। ठीक है, अब किससे जुड़ी हुई है? तो रेल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, अंग्रेजों ने सूती मिलों और इस्पात के कारखानों में पूंजी का जो विनियोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी सूती मिल और इस्पात के कारखानों में अपनी पूंजी को नियोजित नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अपने देश के उद्योगों के साथ उनकी पूंजी प्रतियोगिता में कोई और उतरे। चूंकि सूती वस्त्र और इस्पात के बड़े बड़े कारखाने ब्रिटेन में खुल चुके थे पहले ही। रेल निर्माण के बाद सर्वाधिक पूंजी इस काल में अगर कहीं निवेश की गई तो वह क्षेत्र था चाय, काफी, रबर। अब सोचिए, चाय हो, कॉफी हो, रबर हो, नील हो, ये सारे चीजें क्या हैं? वाणिज्यिक फसलें हैं। इन्हें हम कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप में अधिक निवेश, और कैश क्रॉप में क्या? चाय, काफी, रबड़, इनका। ठीक है, इनमें या चूंकि चाय का भी बागान होता है, कॉफी का भी बागान होता है, रबर का भी बागान होता है, तो बागानी फसलों में कह सकते हैं अधिक पूंजी का निवेश इस काल में किया गया। किसके बाद? रेलवे के बाद। ठीक, अब यहां से लगभग हम वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण, औद्योगिक पूंजीवाद के चरण, साथ ही वित्तीय पूंजीवाद के चरण से क्या हो गए? वाकिफ हो गए। अब इसके बाद हम सीधा आएंगे भू राजस्व व्यवस्था पे। किस पे आएंगे? जो हमारा सेकंड टॉपिक था। कौन सा? भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था को समझते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था क्या है। ठीक है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे।